ऐसा नहीं नीचे क्यों नहीं बहती, सब जगह बह सकती है। नदी बहती है, नदी के प्रवाह की तरह है, अपने किनारों से सिंचाई सिंचित होगी, किनारों को सींचेगी, सबको सबका प्रभाव स्वीकार करेगी। फिर भी अपने अस्मिता को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि जो जिसका जो निर्धारित समय है, जीवन है, अपना पूरा विकसित रूप से जी सके। आखिर भाषाओं का अंत होता है, ये उद्भव होता है, अंत होता है। तो एवरेज रूप से, सामान्य रूप से कोई भी भाषा 1000 वर्षों तक तो जीना ही चाहिए। 1000 से ऊपर जिए तो और भी अच्छा। तो दीर्घायु होने के लिए भाषा को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम उसके व्याकरण के नियमावली को संशोधित करें, सही करें, अधिक उदार बनाएं और शब्द भंडार को बढ़ाएं। इसीलिए उन्होंने प्रयोजनीय परिभाषा नामक पुस्तक भी लिखी। जो कुछ उन्होंने कहा उसके लिए उन्होंने कुछ करके दिया कि लो हमने इतना किया, आगे तुम लोग करो। और नूतन वर्ण परिचय देखिए, नूतन वर्ण परिचय में क्या है? स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, और जो कुछ वर्ण लुप्त हो गए हैं, जिनका प्रयोग बंद कर दिया गया है, उसका उन्होंने फिर से इंट्रोड्यूस किया है, फिर से उसको प्रस्तुत किया है। कहा है कि जब हम किसी शब्द को लेते हैं, एक तो जो हमारी अक्षमाला है, 50 वर्णों वाली जो अक्षमाला है, उसको हमें ज्यों को त्यों बहुत सुरक्षित रखना है। क्योंकि कभी किसी ने कहा ना, नहीं कहा कि प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वे जो 50 अक्षर हैं, वे हमारे 50 वृत्तियों के बीज मंत्र हैं। 50 वृत्तियों के बीज मंत्र हैं, तो उनको उसी क्रम में, उसी तरह से सजा कर रखना होगा। मंत्र के सही क्रम के अभाव में, एक मंत्र के शब्द के लोप होने से, अक्षर के लोप होने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। हम सब लोग जानते हैं, संस्कृत विद्वान यहाँ बैठे हैं। इसीलिए 50 वर्णों की सुरक्षा हमें करनी होगी, और उनका उपयोग है, लोग सुविधा के लिए समाप्त करेंगे। मुझे याद है कि हम लोग अपने बचपन में लड़ी पढ़ा करते थे, लेकिन आज हिंदी की पुस्तकों को देखिए, उसमें से ये सब गायब है। अ आ ई ए आई ओ औ अंगा। फिर हम लोग याद है कि बचपन में हम लोग क ख ख पढ़ते थे, नोक्ता वाले शब्द पढ़ते थे, ताकि हम शब्दों का सही उच्चारण करें। जब हम कागज बोलेंगे, कागज बोलेंगे, तो सही बोलेंगे, ज क्यों बोलेंगे उसको, तो सही उच्चारण होना चाहिए। इसलिए इस तरह के वर्णों का उन्होंने कहा कि इसको शामिल करना, वर्ण परिचय लिखा होता है। ये इतने वर्ण हमें सबको हर भाषा में शामिल करने चाहिए, ताकि वो संस्कृत, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज सभी प्रकार के शब्दों का सही उच्चारण कर सके। वो बोल रहे थे ना कि जो उन्होंने लिखा है कि इसको ऐसे ही बोलना होगा, तो वो कह रहे थे कि हमारे शब्द हमको सिखाया ही नहीं गया तालबे श बोलना, तो हम कैसे बोलेंगे। तो इसीलिए आवश्यक हम तीनों श को बचपन से ही सीखें। तो नर्सरी क्लास से, प्राइमरी क्लास से हमें फिर से वर्ण परिचय के द्वारा बच्चों को सिखाना होगा, प्रयत्न करना होगा। भाषा को इतना महत्व देने का उनका एक दूसरा कारण यह भी है कि भाषा का संबंध वे मनुष्यों के प्राण धर्म से मानते हैं। विचारों के स्तर पर हमारे आचार्य जी ने बताया कि मूलाधार चक्र में आइडिया जो है, भाव के रूप में सभी भाषाएं रहती हैं। भाव रहता है, वही भाव आंतरिक ऊर्जा से संपृक्त होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है, और यहाँ विशुद्ध चक्र में आकर, वोकल कॉर्ड में आकर के ध्वनात्मक भाषा का स्वरूपकरण करता है। तो वे जो अलग अलग चक्रों पे भाषा का आरोहण होता है, भावों का आरोहण होता है, और अंत में वो उच्चारित होता है ध्वन्यात्मक स्वरूप में। तो आरोहण के स्वरूप से हमारे उसमें प्राणों का संयोग होता है, हमारी भावनाओं का संयोग होता है। इसलिए भाषा का इतना अधिक महत्व है। उन्होंने बताया कि मूलाधार चक्र में परा शक्ति का प्रयोग होता है, आगे स्वादिष्ठान में पश्यंती, फिर मध्यमा, फिर द्योतमाना, फिर बैखरी और श्रुति गोचर। वो कहते हैं जब श्रुति गोचर होती है भाषा, तभी उसमें वैविध्य आता है, थोड़ा थोड़ा वैविध्य बैखरी में आने लगता है, कंठ में आते, लेकिन हृदय तक, अनाहत चक्र तक यह जो भाषा है, विश्व के सभी मनुष्यों की भाषा एक है। विश्व की सभी भाषाएं एक हैं। अंतर है तो केवल वोकल कॉर्ड से ऊपर, वो बहुत ही सुपरफिशियल अंतर है।
अगर हम भाव को ध्यान देंगे तो भाषा का के कारण जो एक प्रकार का अनेकता दिखाई पड़ती है वो समाप्त हो जाएगी। एकता के सूत्र में बांधने के लिए भी भाषा के मर्म को समझना आवश्यक है। श्री सरकार के अनुसार उन्होंने हमें यही समझिए कि उनकी मुट्ठी में सब ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा खोलकर थोड़ा थोड़ा हम लोग को बांटे हैं, जिससे हम लोग को बहुत सुविधा हो गई है बोलने में। अब वो कहते हैं कि पूरे विश्व में लगभग 300 भाषाएं बोली जाती हैं, 300, और इस आधार पे उन्होंने, और लिपियां भी, तो भाषा और लिपि इन दोनों का उन्होंने एक ग्लोबल वैश्विक सर्वेक्षण, भाषाओं और लिपियों का संपूर्ण विश्व पे आधारित सर्वेक्षण किया और तब बताया कि किस प्रकार भाषाओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। इस सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि हम विश्व की सभी भाषाओं को 6 भाषा समूहों में बांट सकते हैं। इस समूह को बनाने का उन्होंने अपना अलग अलग आधार दिया है। ये जो 6 भाषा समूह कौन कौन है? एक है आर्य भारतीय, दूसरा लैटिन, ग्रीक, चीनी, हिब्रू और अफ्रीकी। इन्हीं 6 भाषा समूहों में विश्व की 300 भाषाओं को बांट दिया और हर एक भाषा की मूल, उसकी कितनी शाखाएं, सब क्या शाखाएं निकली, उसकी चर्चा भी उन्हें बताई। लेकिन आज हम संक्षेप में आपको बताएंगे कि जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है, आर्य भारतीय भाषा, उस पर हम अभी ध्यान देंगे, उसके बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि आर्य भारतीय भाषाएं जो है उनकी 4 शाखाएं हैं। वो शाखाएं हैं, अच्छा, उन्होंने एक और विभाजन किया भाषाओं का, बड़ा सुंदर है, बहुत आसान। कहते हैं कि आपसे विश्व की सही भाषा वो 3 सूत्रों में बांट सकते हैं, 3 आधार पे। एक भाषा वो जिसमें क्रियापद में वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, लिंग के अनुसार नहीं। कुछ भाषा समूह ऐसे हैं जिसमें लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, वचन के अनुसार नहीं। और कुछ ऐसी भाषाएं जिसमें लिंग और वचन तीनों के हिसाब से क्रियापद में परिवर्तन होता है। इस आधार पर उन्होंने सिर्फ 3 वर्गों में विश्व की सभी भाषाओं को बांटा। जैसे अपनी हिंदी है, उसमें लिंग और वचन दोनों के अनुसार भाषा बदलती है। श्री प्रभात रंजन सरकार वैदिक संस्कृत को विश्व की प्राचीनतम भाषा मानती है और वो कहते हैं कि संस्कृत और वैदिक दोनों एक भाषा थी। जब आर्यगण आए थे उनकी भाषा थी वैदिक, संस्कृत यहाँ की भारतीय भाषा थी। संस्कृत कहीं बाहर से नहीं आई थी, संस्कृत हमारी अपनी भाषा थी, भारत की भाषा थी। बाहर से आई थी वैदिक, और यहाँ आने के बाद उनमें तालमेल हुआ, बहुत ज्यादा मेल जोल हुआ। वैदिक सबसे पुरानी भाषा है और आर्य भारतीय भाषाओं में, सभी आर्य भारतीय भाषाओं, विश्व की सभी भाषाओं में इनका कुछ न कुछ प्रभाव है। और भाषा किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिस प्रकार की मणि की माला, जिस प्रकार मणि माला में मणियां गुथी हुई होती हैं, उसी प्रकार विश्व की सभी भाषाएं एक माला के अंदर गुथी हुई हैं। इसके भी कई एक प्रमाण उदाहरण उन्होंने हमें बताया। तो हमारे भारतीय भाषाओं को लें तो आर्य भारतीय भाषाओं की 4 शाखाएं, संस्कृत, तत्सम, तत्सम नहीं, आर्य भारतीय भाषाओं के पहले उन्होंने बताया प्राकृत संस्कृत, प्राकृत संस्कृत से प्राकृत, भारत बर्मीय, भारत तिब्बतीय और चौथा है ग्रामीण। वर्तमान भारत में चलने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उनका जन्म उन्हीं प्राकृत संस्कृत से हुआ है। और प्राकृत संस्कृत जो है बाद में, यह जो प्राकृत भाषा संस्कृत तो थी, संस्कृत से प्राकृत उत्पन्न हुई। और ये प्राकृत कितने प्रकार की थी? उन्होंने बताया कि 7 प्रकार की प्राकृत भाषाओं की चर्चा उन्होंने की है। वे प्राकृत हैं मागधी प्राकृत, शॉर्टसेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, पाश्चात्य प्राकृत, सैंधवी प्राकृत, मालवी प्राकृत और महाराष्ट्रीय प्राकृत। इन्हीं 7 प्राकृत भाषाओं, यही हमारी वर्तमान भाषाओं की माँ है। और संस्कृत हो गई हमारी पूरी नानी, माँ है ये प्राकृत। जैसे मालवी प्राकृत से मैथिली, अंगिका, बंगाली, असमिया, गोरखाली, उड़िया, कौशली, मगही, भोजपुरी, नागपुरिया, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएं पैदा हुई। शॉर्टसेनी प्राकृत से अवधी, बघेली, बुंदेली, ब्रजभाषा, हरियाणवी का विकास हुआ। और पैशाची से डोगरी, पंजाबी और पहाड़ी भाषाएं बनी। पाश्चात्य से कश्मीरी, पश्तो, तज़ाकी और उज़्बेकी का जन्म हुआ।
सैंधवी प्राकृत से सिंधी और मुल्तानी भाषाएं, मालवी प्राकृत, गुजराती, कच्छी, मारवाड़ी और हड़ौती भाषाओं की माँ है, और महाराष्ट्री प्राकृत जिससे मराठी और कोंकणी भाषा है। भारतीय आर्य भाषा की एक और शाखा है, भारत तिब्बती तिब्बती भी है, बर्मीय है, उनकी चर्चा भी तो उन्होंने की है, लेकिन अभी हम उसको साइड में रखते हैं, लेकिन चूंकि भारत में चर्चा हो रही है तो भारतीय एक और शाखा है द्राविड़, और द्राविड़ जो है साउथ इंडियन जितनी चारों भाषाएं हैं उनकी माँ है, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं के नाम जो उन्हें गिना ही है। लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, अफ्रीकी शब्द का वर्गीकरण, सभी की भाषाओं का, ब्रांचों का, सबकी चर्चा उन्होंने की, कुछ भी उनसे अछूता नहीं। और इस प्रकार इस क्रम में ऐसा लगता है कि वो सभी भाषाओं का स्पर्श कर लेना चाहते थे, सभी को एक स्नेहिल स्पर्श देना चाहते थे। जैसे कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम वहां पे हो, मैं तुम्हारे विकास की भी कामना करता हूँ, यह था ममता पूर्ण हृदय। और इसी क्रम में एक विशेष शाखा का, जिससे सब लोग चर्चा करें, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, तुलनामूलक भाषा विज्ञान की भावना। तुलनामूलक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान श्री प्रभातानंद सरकार का है वो किसी भी अन्य मनीषी का न है न होगा, क्योंकि वे विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों को जानते थे और तब वह तुलना आसानी से कर लेते थे। ये साधारण सी बात है कि वो कहते हैं कि संस्कृत के जो 3 प्रत्यांश शब्द हैं वो लातिन, फ्रेंच, अंग्रेजी और फारसी भाषाओं तक से उनका बहुत मेल जोल है, जितने हमारे 3 प्रत्यांश शब्द हैं। जैसे एक उदाहरण उन्हें दिया, पितृ। पितृ शब्द का यजुर्वेदीय उच्चारण है पितर, सॉरी ऋग्वेदीय उच्चारण है पितर, यजुर्वेदीय उच्चारण है पितृ और अथर्ववेदीय उच्चारण है पितृ। यही ऋग्वेदीय पितर लैटिन में हो जाता है पीटर, फ्रेंच में पेर, अंग्रेजी में फादर और फारसी में पेटर। उसी प्रकार मातृ और भातृ शब्द के साथ भी हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो तुलनामूलक गवेषणा एक अद्भुत क्षेत्र है, यह बिल्कुल अछूता था, इसको श्री सरकार ने छुआ है, एक नई शाखा का सूत्रपात किया। श्री प्रभातानंद सरकार का एक अन्य दृष्टिकोण कहेंगे वो ये है कि वो सभी भाषाओं समान यथोचित सम्मान देने के पक्ष में है, वो बराबर की बात नहीं करते। वो कहते हैं यथोचित सम्मान सबको मिलना चाहिए, और अपने नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाकर चलने की सलाह देते। उनकी मान्यता है कि मातृभाषा, मनुष्य की मातृभाषा की अवहेलना कभी ना नहीं होनी चाहिए, जो कि मातृभाषा से मनुष्य का अत्यधिक लगाव होता है। कोई भी मनुष्य अपनी भाषा की अवहेलना पसंद नहीं करता है। कहते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल एक नीति वो बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, एकता के पथ पर ले जाना है, तो 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या? कोई भी नियम नीति बनाने से पहले ये देखें कि लोगों की आजीविका पर चोट न पड़े। पहली बात है कि उनकी आजीविका को नहीं छीना जाए। जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री का विकास होता है, ऑटो रिक्शा चल जाते हैं, तो रिक्शा पुलिस की आजीविका मारी जाती है। तो हम विकास इस तरह से करें कि किसी की आजीविका अनलेस की उसका एक दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करें। जब पहले हम वैकल्पिक व्यवस्था करें तब हम किसी की आजीविका को परिवर्तन कर सकते हैं। आजीविका, और दूसरी बात, तीसरी बात है धर्म। बलात् धर्म परिवर्तन के वे सख्त विरुद्ध है। वो कहते हैं कि धर्म का भी संबंध, मजहब का भी संबंध लोगों के हृदय से होता है। तो बलात् धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किसी की आजीविका पे हठात लात नहीं मारना चाहिए, और तीसरी बात, किसी की मातृभाषा को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही भयंकर परिणाम इतिहास में देखने को मिले हैं और आगे भी मिलते हैं। एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो उर्दू को वहां की राष्ट्रभाषा बनाया गया, जबकि पाकिस्तान के 60% जनता उर्दू नहीं बोलती थी। जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर बांग्ला भाषा बोली जाती थी।
और जो 40% लोग थे वहाँ भी पंजाबी, बलूची, डोगरी, अलग अलग भाषा बोलने वाले, कुछ उर्दू, पंजाबी को उर्दू के समकक्ष मान ले सकते हैं वहाँ की, तो 40% लोग ही बोला करते थे। लेकिन जब राष्ट्रभाषा के रूप में उर्दू को स्थापित किया गया, ये वहाँ के लोगों के लिए, उस देश के लिए बहुत ही हानिकारक हुआ। उस समय ऐसा लगा उनकी भाषा, अपनी मातृभाषा को छीनकर अन्य भाषा का आरोपण हो रहा है, उनकी भाषा का दमन हो रहा है। और इसलिए उन्होंने, उस समय एक प्रचलित कहावत थी कि आमादेर मुखेर भाषा केड़े ने, ओरा हमारा मुखेर भाषा केड़े ने छे। बांग्ला में लोग बोलते हैं कि वो लोग हमारे मुख की भाषा ही छीन ले रहे हैं। और देखिए बांग्लादेश के निर्माण में ये बहुत बड़ा तत्व है कि लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। भाषा का अवदमन, आजीविका का अवदमन, धर्म का अवदमन जनता बर्दाश्त नहीं करती, मनुष्य बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए आवश्यक है कि हम हर एक की मातृभाषा को आदर दें। वर्तमान समाज में काफी सालों से भाषा और बोली को लेकर की बड़ा विपर्य नजर आता है। कौन सी भाषा भाषा है और कौन सी भाषा बोली। डायलेक्ट पे बहुत विचार कुछ लोगों ने, वक्ताओं ने किया था कि डायलेक्ट के बाद बताया डायलेक्ट क्या है और भाषा क्या है, किसे हम भाषा कहेंगे, किसे हम बोली कहेंगे। केवल मेरी भाषा भाषा है, दूसरे की भाषा बोली है, यह मनोभाव ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कोई भाषा, व्यक्ति का कोई माध्यम भाषा है अथवा बोली है, उसकी एक कसौटी तैयार होनी चाहिए। उस कसौटी पे जो खड़ा उतरेगा वो भाषा है। भाषा का सिंहासन अगर ऊंचा है, बोली का अगर नीचा है तो ठीक है, लेकिन जो उस सिंहासन की कसौटी, उस कसौटी के रूप में उन्होंने कहा कि उन्होंने 8 कसौटियां बताई। कहा कि इस कसौटी पे कस के देख लोगे कि कोई भाषा के पद पे जाएगा या बोली के पद पे जाएगा या उपभाषा के पद पर जाएगा। एक जमाने में प्राकृत भी उपभाषा थी, लेकिन बाद में उसको मान्यता मिली। और जो अपभ्रंश जिसे हम लोग कहते हैं, सिर्फ सरकार कहते हैं कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सही नहीं है, उसको अर्ध प्राकृत कहना चाहिए। अपभ्रंश मतलब वही हीनता की भावना रखती है, जैसे पदच्युत हो गया, कहीं से कुछ भ्रष्ट हो गया, भ्रंश हो गया, तो भ्रंश नहीं करके हम अर्ध प्राकृत का प्रयोग करना वो पसंद करते हैं। जिस भाषा का अपना निजी शब्द भंडार हो, निजी सर्वनाम हो, निजी क्रिया रूप हो, निजी कारक हो, अपना लिखित और मौखिक साहित्य हो, उच्चारण की, फोनेटिक्स की एक रीति हो, निजी उच्चारण की रीति, प्रोनाउंसिएशन की तरीका हो, अपना पर्टिकुलर तरीका हो, निजी ध्वनि विज्ञान अभिव्यक्ति हो, और चौथा सिंथेसिस हो, रचना शैली हो, सिंथेसिस। तो सिंटैक्स को उन्होंने भाषा का एक अनिवार्य तत्व माना है। जिस भाषा का अपना सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स क्या है? कर्ता और कर्मगत व्याकरण सम्मत रचना से, उसको उन्होंने शब्द दिया है। तो ये चीजें जिस भाषा में, जिस बोली में भी पाई जाएगी, वही हम भाषा के पद पर आसन करेंगे और इन 8 की जाएगी। यहाँ पर सामान्य धारणा के विरुद्ध श्री प्रभात रंजन सरकार उच्च स्वर से ये घोषणा करते हैं कि बिहार में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, मगही, नागपुरिया, बघेली, बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रज भाषा, पहाड़ी, बलूची, डोगरी, ये सब के सब पूर्ण रूप से विकसित भाषाएं हैं। तो वो हिमाचल प्रदेश गए थे, कुल्लू गए थे, तो उन्होंने डोगरी भाषा के बारे में इतना कुछ कहा था। वो जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा के बारे में बात करते थे, वहाँ की भूमि के बारे में बात करते थे। डोगरी के बारे में उन्होंने कहा कि तुम लोग इसे पुनर्जीवित करो, ये भाषा पूर्ण भाषा है, इसका अपना साहित्य है, लेकिन वो किसी कारण से अवदमित हो गई। तो हम सब लोगों को जो अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, उनको चाहिए कि इन 8 तत्वों के आधार पर अपनी भाषा का विकास करें, उसको समृद्ध बनाते चलें। राष्ट्रभाषा का सवाल, भाषागत नीति में राष्ट्रभाषा एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर उभरता रहा है हमारे समाज में। इसलिए शायद प्रभात रंजन सरकार ने भी उसको सुनने का प्रयत्न किया है और कहा है कि राष्ट्रभाषा के पद पर खासतौर से हिंदुस्तान में अगर किसी को बिठाना है तो वो है मात्र संस्कृत। संस्कृत के अलावा कोई भी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा के पद पर दूसरे पद पर बैठने के योग्य नहीं है। और हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी
इस भाषा को अधिक से अधिक प्रसारित करके इसकी जटिलता को दूर करके जन सामान्य की भाषा बनाए और विश्व के स्तर तक इसको ले। हिंदी भारती के बारे में जिन्होंने कहा कि हिंदी भाषा जो है उन्होंने बड़ा सुनते, हिंदी से उनका विशेष प्रेम था। वो हिंदी में ही भाषण दिया करते थे जब वो हिंदी भाषी प्रदेशों में रहते थे। जहाँ वो जाते थे वहाँ वहीं की भाषा में बोलते थे अधिकांश क्षेत्रों में, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी ही बोलते, बंगाल में बंगाली बोलते और दक्षिण भारत में अंग्रेजी का बोलते। तो हिंदी के बारे में कहते हैं कि हिंदी अंग्रेजों के जमाने में मुख्य रूप से आई और ये 200-400 वर्षों में काफी प्रगति तो हुई है, लेकिन उसका विकास जो है किसी सुदृढ़ वृत्ति पर आधारित नहीं है। इसलिए हमारा कार्य है कि उसको संस्कृत की वृत्ति पर आधारित है। पहली बात, उसमें अधिक से अधिक विदेशी शब्दों का प्रयोग वो चाहते हैं कि कम किया जाए और संस्कृत आधारित शब्दों को लिया जाए। दूसरी बात कहते हैं कि स्वर और व्यंजनों की संख्या के बारे में मैंने बताया, स्वर व्यंजन सबका प्रयोग किया जाए। तीसरी बात कहते हैं कि हमारे यहाँ समस्या वचन और लिंग के अनुसार क्रियापदों के स्वरूप पर बहुत ज्यादा होती है, उस पर कोई मानक विधि निषेध नहीं है, लोग जैसा चाहे तैसा प्रयोग करते हैं। और लिंग निर्णय को लेकर के अधिक समस्या है, क्योंकि हम लोग जितने विदेशी शब्द हैं उसको अधिकांश का हम लोगों ने हिंदी में ले लिया है, संस्कृत में ले लिया है, सॉरी स्त्रीलिंग बना दिया है। जो तत्सम शब्द है उनके तो नियम है ही, संस्कृत आधारित नियम है, लेकिन जो विदेशज शब्द हैं उनमें हमने उनका नियम परिवर्तन करके उनको सब अधिकांश को स्त्रीलिंग बनाया, उसमें हमें परिवर्तन करना होगा। अब देखते हैं, मैंने पर्यटन क्लास में क्लास ले रही थी, एक पुस्तक में मैंने देखा कि लिखा है कि मैंने करा है, हाँ? उसको भी उन्होंने मान्यता दे दी है। मैंने करा है, वह पिएला है, हाँ? वो पिए हुए है, वो पिएला है, हाँ? या तुम्हें काई को फिक्र करता है। तो ये हैदराबादी प्रभाव, दक्षिणी हिंदी, बम्बईया हिंदी, बिहारी हिंदी, आगे चल के कहीं न कहीं लालू प्रसादी हिंदी, तो जो जैसा बोल रहा है वो उसको जो के तो हम ग्रहण कर लेंगे तो हमारी भाषा तो कलुषित हो जाएगी। तो मान्यता देने से पहले हमें सोचना होगा, ठहरना होगा कि हमें एक मानक भाषा का निर्माण करना होगा। वो मानक भाषा कैसी होगी? सहज बोध्य होगी, सुरुचि संपन्न होगी, सौष्ठव से युक्त होगी, तो ही वो भाषा सही विकास के पत्ते चल सकती। और जो सबसे योग्य तरणी जिससे हम भाषा के महासागर को पार कर सकते हैं वो है व्युत्पत्ति की तरणी। श्री सरकार व्युत्पत्तिवादी है, वो हर चीज की जड़ को पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्यों हमें इतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जड़ में घुस जाते हैं, मन की बात को समझ लेते हैं, समस्या की जड़ को जाते हैं और हमारी आंखें खोल देते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। तो जड़ में जाना है, मूल धातु को पकड़ना है कहीं ना। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम शब्दों को समझें और नए शब्दों का गठन करें। और अगर हम जैसे आज देखिए हिंदी में कौन कौन से शब्द कितने चलते हैं, जैसे हमारे देखिए बेल्ट, साइकिल, बस, ब्रेन ड्रेन, बाईपास, बटन, बोनस, बोनसाई, केक, कॉलिंग बेल, सिगरेट, सर्कस, कॉफी, सिलेंडर, क्लिप, सब हम जो करते हैं। लेकिन अगर सरकार के पास जाएंगे तो आपको समझाएंगे कि आपका बेल्ट क्या है? पार्श्वबद्ध, और ये क्लिप क्या है? निबद्ध है। क्लिप के लिए निबद्ध का प्रयोग कर सकते हैं, बेल्ट के लिए पार्श्वबद्ध का प्रयोग कर सकते हैं। हम केक क्यों खाएंगे? संस्कृत में उसे पिष्ठक कहा जाता है, और बिस्कुट को पौष्टिक, पौष्टिक तो नहीं था, बिस्कुट हो जाएगा पौष्टिक, केक हो जाएगा पिष्ठक। कॉफी नहीं पिएंगे, हम मरुक्ष पिएंगे। कोकोआ नहीं कहेंगे, हम काली कोक्ष कहेंगे। दुकान क्यों कहेंगे? हम केतन कहेंगे। दुकान के जिन्होंने कहा है केतन। चाय नहीं कहेंगे, हम भूमि कमल कहेंगे। टी पॉट को कमलाधार कहेंगे, चाय की दुकान को कमल केतन कहेंगे। सुंदर स्टेशन के लिए हम केतु शब्द का प्रयोग करेंगे, बस के लिए दूरर। तो ये शब्द इतने सुंदर और सटीक, क्योंकि जब हम जो बातें अंग्रेजी ले लेते हैं तो उसका माधुर्य भी ज्यादा रहता है। और संस्कृत क्या है? भाव को समझती है, उसके आधार पर हम शब्दों को लेंगे। अब बोनस मिलता है हमें तो हम उसको बोनस ही कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं बोनस बोनस नहीं बल्कि बला है। बला कैसे है? क्योंकि वह बंटित लाभ का अंश है। तो बोनस
क्या है? बंटित लाभ का। तो बंटित लाभ को शॉर्ट में कर देंगे तो बला। और क्या बताओ? जैसे चारा घोटाला हो गया। अरे चारा घोटाला अगर मनुष्य कर रहा है तो ठीक ही कर रहा है, लेकिन जब चारा के लिए सही शब्द है पशु खाद्य या गोश्त भोग, चारा तो मनुष्य का हो सकता है, लेकिन कोई मनुष्य अगर पशु खाद्य में घोटाला करता है तो ज्यादा गंभीर बात हो जाती है। तो हम चारा घोटाला नहीं करके कहें पशु खाद्य में घोटाला, गोश्त भोग में घोटाला हुआ। मैंने मनुष्य जो है पशुओं का भोग भी चुनाने लगा। और क्या सुनेंगे? बहुत कुछ है। हाँ ठीक है, वक्ता लोग हैं, मैं समाप्त करती हूँ। मुझे बहुत आनंद